नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इंदौर का राजनीतिक बम कांड इस समय पूरे देश और दुनिया में तहलका मचा रहा है। सारा नेशनल मीडिया इस खबर को कवर करने की कोशिश कर रहा है और तमाम पत्रकार इसके पीछे की कहानी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से प्रकाशित एक बड़े समाचार पत्र ने जो कुछ छापा है। मेरे हाथ में दैनिक पत्रिका अखबार है। इस अखबार ने इंदौर के बम कांड यानी कि कल जिस तरह कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया और वो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनकर दिन भर घूमते नजर आए, इसको लेकर कितने में सौदा हुआ, क्या डील हुई, कब से वो संपर्क में थे, इसे लेके पत्रिका ने आज बहुत विस्तार से खबर छापी है। हम इस पत्रिका में छपे हुए तमाम सारे मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पत्रिका अखबार का कहना है कि बम अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाने और कांग्रेस से बगावत करने के लिए मजबूर किया गया है। 4 ऐसे पॉइंट बताए हैं इस पत्रिका ने, बाकी और भी डिटेल बताऊंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, मैं ये आपको दिखा रहा हूं। पहला पॉइंट है ज़मीन को लेकर जान से मारने की धमकी। एक पुराना मामला था, 17 साल पुराने मामले में जैसे ही बम को कांग्रेस का टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के इशारे पर एक वकील कोर्ट गए और वहाँ कोर्ट से धारा 307 बढ़ा दी गई, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा अक्षय बम पे बढ़ा दी गई। दूसरा मामला है कि उनके कॉलेज की कोई महिला है जिसने बम पर कुछ छेड़छाड़ के या इस तरह के आरोप लगाए थे। वो मामला पुराना था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का टिकट मिला उस महिला को ढूंढा गया, उस महिला से पुनः शिकायत कराई गई और ये उम्मीद की जा रही थी कि यदि कल दोपहर तक बम अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो इस महिला की शिकायत पे धारा 376 का प्रकरण उनके खिलाफ कायम होना लगभग तय था। इससे भी बम डरे हुए थे। और तीसरा मामला है, उनके जो कॉलेज चलते हैं इंदौर में, वहाँ छात्रवृत्ति घोटाला हुआ एक बहुत बड़ा, और उसकी शिकायतें हुई, उसकी जांच चल रही थी। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, जब वे शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इनकी कॉलेजों की तमाम जाँचें कराई थी और फाइलें खोली गई थी। और चौथा मामला एक कुछ की मील की ज़मीन है जिसमें इनका इंटरफेरेंस था। तो इन तमाम 4 मुद्दों को लेकर बम पर प्रेशर बनाया गया और इस प्रेशर में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक पत्रिका अखबार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि अक्षय बम पर प्रेशर बनाया गया और उन्हें कांग्रेस से मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नाम वापस लेने के लिए विवश किया गया। एक और बॉक्स इस पत्रिका ने छापा है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पूरी डील का उल्लेख है। कहा गया है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में जब टिकट अनाउंस नहीं हुई तभी बम की चर्चा हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से, और ये तय हुआ था कि BD शर्मा उन्हें इंदौर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाएंगे। यद्यपि बम ने अध्यक्ष का पद मांगा था और उसके बाद उन्हें संकेत दे दिए गए थे कि आप टिकट के लिए प्रयास करें, यदि आपको टिकट मिलती है और आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब कहे तब बैठेंगे तो आपको इसका पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। ये सारी डील आज इस अखबार ने छापी है। मैं आपको इस अखबार की पूरी कटिंग दिखा चुका हूँ। और अब इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ये सीधा सीधा प्रलोभन देने का मामला है। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बनती है, इसमें आम जनता की भूमिका बनती है, इसमें पुलिस की भूमिका बनती है कि क्या किसी प्रत्याशी को ऐसे डराया धमकाया जा सकता है, क्या उसे प्रेशर में लाकर नाम वापस कराया जा सकता है। क्या ये मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र के 27-28 लाख जो मतदाता है उनके साथ में पूरा विश्वासघात नहीं है, उनका वोटिंग अधिकार छीन लिया गया है एक तरह से, क्योंकि दूसरे नंबर की बड़ी जो पार्टी है वो अब मैदान से गायब है। तो इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार सुधीर सक्सेना जी। पहले मैं अरुण दीक्षित जी के पास आ रहा हूँ और अरुण दीक्षित जी समझने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, आज पत्रकार ने बड़ी खबर छापी है। मैंने कैलाश विजयवर्गीय का तो नाम इसलिए नहीं लिया है कि उन्होंने एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी कि कैलाश विजयवर्गीय ने किया है या ये पूरा मामला BD शर्मा और मोहन यादव का है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या ये जो अक्षय कांति बम हैं वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर BJP में आए हैं, या उन्हें इस बात के लिए विवश कर दिया गया कि यदि वे नहीं आते तो जेल में होते। उनके पास 2 ही विकल्प थे, जेल जाना या BJP में आना। देखिए, बीजेपी इस वक्त 2 काम कर रही है। अगर किसी आदमी की कोई कमजोरी है तो उसकी पूंछ दबाती है, और कमजोरी नहीं है तो उसका गला दबाती है। गला दबाने से मतलब है कि उसके पास पैसे रखती है, सीधे सीधे।
मध्य प्रदेश में जो शुरू हुआ था 2020 में, जिसकी चर्चा आज तक है, सब रिकॉर्ड पर है। विधानसभा में भी आरोप लगे कि 35 करोड़ में बिके, आज भी लोग कहते हैं। सूरत का मामला ताज़ा ताज़ा है। वहाँ जो प्रपोजर थे कांग्रेस कैंडिडेट के, मतलब वहाँ प्लानिंग इस तरह से की गई कि वो प्रपोजर पहल गए कि हमारे दस्तखत नहीं है। तो वहाँ जो सूत्र कह रहे हैं कि वहाँ सबको 3-3 करोड़ दिए गए जो और प्रत्याशी थे, और 25 करोड़ कांग्रेस के प्रत्याशी को दिए गए। ये आम बातचीत में सूरत के लोग कह रहे हैं। चीजों के कोई प्रमाण तो होते नहीं है। प्रमाण होते नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो जो मैंने कहा ना, गला दबाती है, तो वहाँ गला दबा लिया, दौलत सामने रख दी। यहाँ पूंछ दबाइए, अक्षय बम। सच बात तो यह है कि आज कांग्रेस उस दौर से गुजर रही है, या तो कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है कि कांग्रेस खत्म हो जाए, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह खत्म की गई है, मैं वहाँ का गवाह हूँ। 89 के बाद कांग्रेस नहीं जीती, और कांग्रेस नेतृत्व की वजह से हुआ। मध्य प्रदेश में भी जो 2003 में हुआ था, वो 2018 में 15 महीने के लिए बदला तो गया, लेकिन आज भी कांग्रेस की लीडरशिप ने कोई सबक नहीं सीखा है। ये तैयारी, एक अखबार क्या कह रहा है, इसको अगर हम एक किनारे कर दें, इस पर बात ना भी करें, तो भी पहला सवाल ये है कि जिस व्यक्ति पर एक मुकदमा चल रहा था, जिस पर एक महिला की छेड़छाड़ के आरोप थे, जिस पर यह आरोप है कि उसने छात्रवृत्ति का घोटाला किया, जिस पर यह आरोप है कि उसने जो है किसी मिल की जमीन दबा ली है, इतना बड़ा इंदौर, इतने बड़े बड़े नेता, उनको कोई और नहीं मिला था। और मैंने 35 साल से मध्य प्रदेश में हूँ, किसी लेवल पे इस आदमी का नाम नहीं सुना। अचानक नाम आया, ये बम कहाँ से फूटा, किसने फोड़ा, कैसे आया। और ये वो जिला है, वो शहर है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं। तो अगर बीजेपी ने सौदा किया, तो भाई आप मत भूलिए, बीजेपी जो है वो अब सौदागरों की पार्टी है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि व्यापार हमारी खून में है, तो दो व्यापारी इस देश को और इस पार्टी को चला रहे हैं, तो वो तो व्यापार करेंगे, वो किसी भी लेवल पे करेंगे। उन्होंने जो करना है तो वो कर रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस ने ये देखा कि हम किसको टिकट दे रहे हैं? ये ऐसा ही इंदौर के अलावा जो मध्य प्रदेश में खजुराहो में हुआ है। तो जितनी बातें कही गई हैं, इनको सबको हम सच मान लें, तो भी एक बात है कि गलती कांग्रेस की है कि उन्होंने ऐसा व्यक्ति, वहाँ जहाँ 89 के बाद नहीं जीते हैं, बड़े बड़े लोग उतारे, तो किसी को भी जो एमएलए हारे थे। सवाल अब ये भी है कि जब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, तो जीतू पटवारी क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं लड़े? कौन पूछेगा? ना राहुल गांधी बोलेंगे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। ऐसे आदमी को, तो ये कहीं एक सोचा समझा षड्यंत्र तो नहीं है कांग्रेस को और नीचे ले जाने का? ऐसे कमजोर चरित्र वाले, संदिग्ध निष्ठा वाले लोगों को टिकट देके कांग्रेस की लीडरशिप ने क्या किया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई ये तो सबसे पहले जीतू पटवारी बताएंगे कि अक्षय बम को टिकट किसकी सिफारिश में मिला, क्योंकि उनका घर है, उनके घर का मामला है। तो ये बीजेपी तो कुछ भी चाहती है, कुछ भी करना चाहती है। जब बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा था, उसी दिन ये साफ हो गया था कि बीजेपी अब क्या करेगी। पर कांग्रेस मौका क्यों दे रही है, सबसे बड़ा सवाल है। गलती कांग्रेस की है, बीजेपी की तो भाई पहली बार अपने जीवन में मैंने रीज्वाइनिंग सेल, इसका कायदे से इसका नाम होना चाहिए। रीज्वाइनिंग सेल नहीं है सर, थोड़ा संशोधन करें आप, न्यू ज्वाइनिंग सेल है वो। न्यू ज्वाइनिंग टोली। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उस पर होना चाहिए था, जैसे प्रॉपर्टी डीलर लगाते हैं, वैसे पॉलिटिकल डीलरशिप सेल, खरीद फरोख्त यहाँ होती है, सौदे यहाँ होते हैं। भाई वो उसको न्यू ज्वाइनिंग टोली या जोक नहीं, वो न्यू पॉलिटिकल डील में जो है खरीद फरोख्त, उसको सीधे सीधे कहो, लेना बेचना यहाँ होता है। नया पुरानी गाड़ियां जैसे होती हैं, वैसे नए पुराने नेता खरीदे और बेचे जाते हैं। सीधे सीधे भाई खरीद बिक्री यहाँ होती है। और बीजेपी भाई जो भी गया है, मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश से जितने लोग गए हैं, अचानक जैसे सागर के अरुणोदय चौबे थे, उनके ऊपर तमाम मुकदमे लगे, उन्हें खूब तंग किया गया, जेल गए। ऐसे लोग मजबूरी में जान बचाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो गए हैं, जो झुंड में जा रहे हैं, जत्थे में जा रहे हैं, या तो ये खरीदे गए हैं या कहीं इनकी पूंछ दबी है सामान्य तौर पर। और आपने ही अपने चैनल पर इंटरव्यू किया था कि बीजेपी के भीतर कितनी नाराजगी है। रघुनंदन शर्मा ने, ये बात मैंने पहले भी कही है, साफ साफ कहा था कि दूसरे की गंदगी क्यों ला रहे हो। और अब तो फीडबैक ये भी है कि कोई भी जो कारण और नहीं है जो वोट कम हुआ है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, सिर्फ ये कि लोग नाराज हैं, ना उनमें उत्साह है
प्रधानमंत्री आज कूद रहे हैं 11% कम हो गया, शमशान कब्रिस्तान से वो मंगलसूत्र से होते हुए मुसलमान तक आ गए, और तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि संघ नाराज है और लोगों के मन में उत्साह नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये दो कारण हैं इसके। पहला, बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि कांग्रेस इतनी घटिया और इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो जिन्हें टिकट देती है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले भगीरथ प्रसाद ने किया था, टिकट कांग्रेस का आया, बीजेपी के चुनाव पे लड़े जाके। 2009 में राजकुमार, उन्होंने कम से कम इतना तो किया था कि फॉर्म भरने के बाद नहीं, पहले ही वापस कर दिया था। इनने तो ऐसा किया है कि अब आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा। भैया सवाल ये है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी दो जगह कैसे जा सकता है? निष्ठा पहले से संदिग्ध, निष्ठा पहले से ही संदिग्ध है कि आपने दोनों घर के दरवाजे खटखटाए हैं, वहाँ बात आती है। वो पढ़े लिखे हैं इसलिए और बात ज़्यादा उन पर ना की जाए, क्योंकि अब उनका भी टिकट कट गया है। सबसे बड़ी चीज़ है राजकुमार पटेल का फॉर्म भी 2009 का मामला। तो अब जो हुआ, पहले खजुराहो में मैं कहता हूँ कि जानबूझ के किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी परिपक्व नहीं है, वो अपने बाप के पांव का धोवन नहीं है। जितनी राजनीति मुलायम सिंह थूक दिया करते थे उतनी अखिलेश को नहीं आती है, और यही वजह है कि पार्टी लगातार नीचे जा रही है। मैंने मुलायम सिंह को 1986 से जानता हूँ, आखिरी समय तक हमारे उनसे संबंध रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ खरीद फरोख्त वाला व्यापारियों का दल है, जिनके पास साम दाम दंड भेद, भैया दौलत तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आई है, इसके अलावा ईडी सीबीआई सब है। और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसका अघोषित मुखिया तमाम मुख्य बिंदुओं पर बात करने के बजाय वो आरक्षण में लगा हुआ। आरक्षण तो आप तब दोगे जब आप आ जाओगे। जहां आप थे मध्य प्रदेश में, मैं एक बात और, मैं आज पत्रकार की इस खबर पे बात करना चाहता हूं और उसी पे इसी पर ला रहा हूं कि देखिए क्या है ये खबर, क्यों पैदा हुई। आज हम इंदौर तक सीमित रहे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर से ही इंदौर तक आया जाएगा। आप सोचिए कि अगर कमलनाथ को बेइज्जत करके कांग्रेस ने नहीं हटाया होता और आपाधापी में जीतू पटवारी को बना के कांग्रेस अपनी कमेटी बनाना भूल गई, तो ये राष्ट्रीय दिल्ली है, दिल्ली से ही चला है कि अगर दिल्ली ने अपना काम सही ढंग से किया होता तो ये कांग्रेस ऐसा प्रत्याशी चुनती नहीं। अब रही इंदौर की बात। अरुण जी, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि कमलनाथ जी का अपमान, जीतू पटवारी की पोस्टिंग, कार्यकारिणी न बनना का वो अक्षय बम से क्या ले रहे थे? अक्षय बम का तो सीधा सीधा उसकी तो पूछ दबाई और आज को लिया। अक्षय बम से है। इंदौर जैसे शहर में अगर आप एक सही कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिस शहर से अध्यक्ष आपका है, अगर वो जानता है कि इस आदमी के चरित्र में इतने ऐब हैं, इस पर ये आरोप हैं, फिर भी वो उस टिकट उसको मिलती है, तो ये किसकी गलती है? ये कांग्रेस नेतृत्व की गलती है, कांग्रेस के नेताओं की गलती है। क्यों ऐसे आदमी को टिकट दिया जो बिक सकता है? अब ऐसी बात है कि बड़े बड़े बिके हैं, चूंकि खरीदने वाले सामने, उनका कारोबार यही है। चलिए एक बार सुधीर जी के पास चलता हूँ। सुधीर जी, कहा तो ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस, और वहाँ केवल स्वच्छता की बात की जा रही है, लेकिन सूरत, खजुराहो और अब इंदौर, और जो मैंने अभी आपका उल्लेख किया कि पत्रकार ने जो छापा है कि किस तरह की डील हुई है, क्या सोच रहे हैं आप इस सब मुद्दों पे? और आप ये भी बताएं कि अब इंदौर की जनता को क्या करना चाहिए? देखिए रविंद्र जी, अभी अरुण दीक्षित जी ने बहुत दिलचस्प और मानीखेज बातें कही, और इंदौर के बहाने उन्होंने समकालीन राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी टिप्पणियां की। लगभग 35 साल पहले जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, बोफोर्स कांड के हंगामे के बाद, तो माया पत्रिका ने एक आवरण कथा की थी, उसको हल्के से फेरबदल के साथ मैं कहूँगा, शिखर पर बीजेपी, रसातल में राजनीति। शिखर पर बीजेपी, रसातल में राजनीति। तो जो राजनीति हमारी रसातल में गई है, जिसका प्रमाण हमने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखा, जिसका प्रमाण हमने खजुराहो में नामांकन पत्र ढूंढने में देखा, जिसका प्रमाण हमने सूरत में आनन फानन एक प्रत्याशी को विजयी बनाने में देखा, उसी की कड़ी इंदौर की घटना है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती थी, मुझे लगता है कि यकीनन वो पार्टी विद डिफरेंस है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी पार्टी ने खरीद फरोख्त का, दबाव का, भयादोहन का, इस तरह का कृत्य नहीं किया।
जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। इंदौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां पिछले 35 वर्षों से 1989 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सुमित्रा महाजन को प्रकाश चंद्र सेठी जैसे दिग्गज को हराने का श्रेय प्राप्त है। इंदौर में कांग्रेस के सामने लगातार ये दिक्कत रही है कि वो किस प्रत्याशी को मैदान में उतारे। उसने प्रयोग किए, वरिष्ठ लोगों को टिकट दिए, नए चेहरों को उतारा, लेकिन कोई भी प्रत्याशी कामयाब नहीं हुआ। तो एक ऐसे संसदीय क्षेत्र में इस तरह का प्रयास करना जो लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के लिहाज से बहुत शर्मनाक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ओछा या घटिया काम है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर यदि वो नहीं भी शामिल करते तो भी बीजेपी वहां जीत रही थी, क्योंकि सारे आकलन यही कह रहे थे कि मतों का अंतर कितना होगा कितना नहीं होगा वो बात अलग थी। 5 लाख होगा या 5 लाख के ऊपर होगा, इतने लाख होगा, लेकिन हर कोई ये मान के चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनका सरनेम बम है, और वो वाकई किस हद तक बम थे या सुतली बम थे या भाजपा के नहीं, वो कांग्रेस के थे। हाँ, कांग्रेस के थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो वो किस हद तक साबित हुए और जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और स्थानीय नेताओं ने घेर कर बम को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने को बाध्य किया। मुझे लगता है कि नेपथ्य में जो घटा है वो मंच पर घटे हुए से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। आपने पत्रिका के बहाने 4 कारण बताए जिनके कारण बम कांग्रेस छोड़कर भारतीय जन बम, तो मुझे नहीं लगता है कि बम वैसे भी डिफ्यूज होता, क्योंकि बम होना और बम की तासीर होना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बम की तासीर वहाँ नहीं थी और ये मुद्दा बहुत विवादास्पद है कि इंदौर की जनता को क्या करना चाहिए। देखिए वो बड़ी कहना चाहिए, एक बड़ी भ्रम की स्थिति में आ गई इंदौर की जनता। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोग तो वहाँ ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हो क्या गया। मुझे लगता है कि बम ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इंदौर की जनता के विश्वास के साथ, उनके विवेक के साथ छल किया है। विश्वास से अधिक उनके विवेक के साथ छल किया है। मतदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, जिसके लिए सारी एजेंसियां, सरकारें और संगठन ये कहते हैं कि मतदान कीजिए, और उसका महत्व कहीं ना कहीं रक्तदान या अन्य दानों के समकक्ष माना जाता है। तो एक प्रत्याशी को ऐन चुनावी वेला में आप अपने पाले में खींच के ले आते हैं, जिसको एक राजनीतिक हांका कहते हैं। दीक्षित जी जानते होंगे, जब शिकार खेलते हैं तो मचान बांधकर हांका लगाया जाता है। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हांका लगा रही है और विपक्षियों को अपने पार्टी में लेकर आ रही है, येन केन प्रकारेण, तो मुझे लगता है ये सियासी हांका ही है एक तरह का। हालांकि ये बात अलग है वो दक्षिण भारत में सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में और मध्य प्रदेश तो उनकी प्रयोगशाला माना जाता है। तो ये उनकी प्रयोग धर्मिता जिस तरीके से है, और बड़े गर्व के साथ वो दावा करते हैं कि इतने हज़ार, इतने लाख कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे यहाँ आ गए। आपकी पार्टी मजबूत है, आपके पार्टी को पैदा हुए पुराने जनसंघ की बात करें तो सन 50 के परवर्ती दशक में आप परिदृश्य में आए थे। आपके पास काडर है और आपके पास विपुल संसाधन है, फिर आपको इक्का दुक्का नेताओं को या कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर अपनी पार्टी में लाने की ज़रूरत क्या है। नहीं, अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, इंदौर के 27 लाख मतदाताओं के पास विकल्प क्या है, वो बात रह गई। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इंदौर के मतदाताओं के विवेक के साथ छल है, उन्हें धोखा दिया गया है। एक ऑप्शन होता है प्रत्याशियों का, दलों का, चुनाव चिन्ह का, और एक ऑप्शन है नोटा। तो नोटा, मुझे लगता है कि इंदौर के प्रबुद्ध मतदाताओं को मतदान के दिन नोटा का बदन दबाना चाहिए और राजनीतिक दलों को, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहिए, ये नसीहत देनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी किया हम उसे पसंद नहीं करते। चुनावी लड़ाई होनी चाहिए, हार जीत होनी चाहिए, लेकिन इस तरह छल छद्म से राजनीति करना इंदौर के लोगों के लिए कहीं भी स्वीकार्य या ग्राह्य नहीं है। रवि जी, एक छोटे छोटे प्रश्न है, मैं इसी पर कुछ बात आगे कहूँगा। हाँ, बताइए। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर इंदौर की जनता वास्तव में, सच में, मतलब अगर अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, तो वो प्रयोग कर सकती है जो शहडोल जिले में लोगों ने शबनम मौसी के साथ किया था।
वो किसी भी एक निर्दलीय को, क्योंकि सब तो बेदार से नहीं हुए, सूरत जैसा नहीं हो पाया, किसी भी एक निर्दलीय को अगर इंदौर के लोग जिता देते हैं तो मैं ये मानूंगा कि इंदौर के लोग जागरूक हैं, उनके भीतर उनकी आत्मा जो है वो मजबूत है और वो अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं। तो होना ये चाहिए कि जब मध्य प्रदेश में यह कि हिजड़े को जिताया था तो यहाँ तो निर्दलीय कोई ना कोई ऐसा तो होगा कि जो इतनी योग्यता रखता हो कि लोग उसको जिता सकें, लेकिन उम्मीद कम है। वही है कि जो सेल परचेज सेल है, यूनिट है, उसमें जो कुछ हो रहा है, और चूंकि हेड, भाई मैंने नहीं कहा, ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी कि व्यापार हमारे खून में है, और सब जानते हैं कि गुजरात का व्यापारी तो दुनिया भर में छाए हुए हैं। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दर्शकों की ओर से समझ लें इसको आप, कि ये जो खजुराहो और इंदौर में हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसके मध्य प्रदेश की राजनीति में उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। वजह यह है कि ये यहाँ के लोग ये दोनों काम इसलिए किए गए, खजुराहो का भी रिजल्ट पता था कि क्या होना है और इंदौर का भी पता था। अगर ये कोशिश करते छिंदवाड़ा में, अगर ये कोशिश करते राजगढ़ में, अगर ये कोशिश करते मंडला में, अगर ये कोशिश करते सतना में, अगर ये कोशिश करते सीधी में, अगर ये कोशिश करें मुरैना में, तब तो माना जाता कि ये गंभीर है। ये दोनों सीटें कमज़ोर सीटें थी। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव बनाएंगे, कल को प्रधानमंत्री कहेंगे किसी न किसी सभा में, या कह दिया होगा कि देखो कांग्रेस की हालत क्या है, कि उनके कैंडिडेट नहीं रुक रहे हैं, दौड़ के चले आ रहे हैं, नामांकन छोड़ रहे हैं। भाई ये इसमें जितनी दोषी बीजेपी है, जितना दोषी अक्षय बम है, उससे ज़्यादा दोषी बीजेपी है। ये पत्रिका ने जो छापा है सेटिंग, हम जो स्टोरी का जो कंटेंट है उसमें एक फ़र्क है कि इंदौर में जो जिनको ये क्रेडिट दे रहे हैं, जिन नेताओं को, उनकी भूमिका नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका है। और कैलाश विजयवर्गीय ने ही सारा प्लान किया था, चूँकि वो हाई कमान के काफ़ी नज़दीक हैं, महासचिव हैं पार्टी के, और बंगाल जैसा चुनाव लड़ा चुके हैं। तो जो बात आपने पूछी, इसका असर मध्य प्रदेश में सब लोग, कहीं भी बात करो, इंदौर के लोग जिता रहे थे, सबको पता है, खजुराहो में भी जीत रहे थे, पर ये किया इसलिए गया है, और कराने वाले चाहे विष्णुदत्त शर्मा हो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी टीम मंच से कहेंगे और कांग्रेस को और गालियां देंगे, ये साबित करेंगे कि कांग्रेस खत्म, क्योंकि कांग्रेस में लोग रहना नहीं चाहते। अब ये अलग बात है, ये आप बात कह रहे हैं, इसी से संदर्भित एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, उसके कुछ देर बाद कांग्रेस का एक और बड़ा विकेट गिरने वाला है। आज विजयनगर, श्योपुर जिले जो विजयनगर है, वहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा है, और मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। रविंद्र जी, अभी सुधीर भाई ने कहा हाका, ये भी आगे में ही फंसे हैं। मैं कहता हूं आपसे कि रामनिवास रावत जो सिंधिया के साथ नहीं गए, पेट्रोल पंप और कॉलेज का कोई मामला आज छपा है अखबार में, उनके किसी रिश्तेदार को जो सरकारी नौकरी में है और उनकी प्रॉपर्टी, उनके कॉलेज को लेके घेर के हाका लगाया गया, चारों तरफ से सरकारी मशीनरी लगी, ये निकालो। तो जो हाका है, ऐसे लोग क्या करें? अब उनको अपनी पार्टी में जहाँ उनकी सुनी नहीं जा रही है, जहाँ उनकी योग्यता की परख नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो रामनिवास रावत के पास एक बड़ा दायित्व होता। तो कहाँ जाएं? क्योंकि रहना है राज्य में, और पूरे देश में जिस तरह का हाका बीजेपी ने लगाया है, आप कल्पना कीजिए, आज नहीं कल अगर ये निज़ाम बदलेगा, और फिर उसने वही किया जो ये कर रहे हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिसके संस्थापक कैलाश, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, सिकंदर वक्त जैसे लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी अब गुजर चुकी है, वो नहीं रही है, वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो पार्टी है जिसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो 5 स्टार कल्चर में बिलीव करते हैं। उन्होंने पूरे देश में जिस तरह पार्टी को खड़ा किया है, वो उनके हुक्म पे चलती है। अन्यथा आप बताइए, आप भी 3 दशक से ज़्यादा जर्नलिज्म कर चुके हैं, सुधीर भाई भी कर चुके हैं, कभी ऐसा हुआ कि गृह मंत्री आए और कहे जिसके इलाके में वोट कम पड़ेंगे उस मंत्री को हटा देंगे? वोटर अपनी मर्जी से यदि ये पूरी बात सुनिए, वोटर अपनी मर्जी से मतदान करने जाता है। गृह मंत्री का ये मैं कहना, ये वोटर का अपमान है, लेकिन कोई नहीं बोला। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुआ, वो बोल के गए और मंत्री भागे घूम रहे हैं कि वोट डलवाओ, वोट डलवाओ। फिर चुनाव आयोग अंधा हो गया कि
आप वोटर को प्रलोभन देके नहीं ला सकते। तो कितनी चीजें एक साथ चल रही हैं, सब कोई नहीं देख रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल सुधीर भाई आपसे, एक आखिरी सवाल। कुछ भी कह लें हम लोग, किसी भी नीतिगत बात कर लें, लेकिन जो दीवार पर लिखी हुई इबारत तो यही कहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। मैं एक काल्पनिक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो आपको देश की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये सवाल है। देखिए, मैं दो बातें पहले और कहूँगा। जैसा कि बात निकली, कांग्रेस में लोग रहना नहीं चाहते, मुद्दा ये नहीं है। कांग्रेस में हम लोगों को रहने नहीं देंगे, ये मुद्दा है। दूसरा, इस चुनाव में मुद्दा बनाम मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाम मोदी हो गया है। एक तरफ सारे संवैधानिक मानवीय मूल्यों के, आरक्षण का, संविधान का, भेदभाव का ये मुद्दे हैं, दूसरी तरफ मोदी है। हमारे लखनऊ में एक दुकानों के बाहर एक इबारत लिखी रहती है कि यहाँ तसल्ली बख्श काम होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीदी केंद्र खोले हैं, जो उपार्जन केंद्र खोले हैं, उसके नीचे लिख देना चाहिए यहाँ बहुत तसल्ली बख्श काम होता है, आप आएँ और तसल्ली से हमारी पार्टी में रहें। आपको, आपके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप निरापद रहेंगे। उसके बाद आप जो चाहें सो करें, करते रहें। रही बात 400 के पार की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेता, बड़ा से बड़ा नेता हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, वो ये कहे या कह सकता है कि हम इतनी सीटें या इससे अधिक सीटें जीतेंगे। ये जनता का विवेक है जो ये तय करता है कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, कितनी सीटें नहीं जीत रहे हैं। और अगर कोई आदमी ये कहता है तो जाहिर है कि या तो पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको इतनी सीटें जीतने का यकीन है, या फिर आपका अहंकार बोल रहा है। और माफ़ कीजिए, ये तो चुनावी स्लोगन है उनका, चुनावी स्लोगन, प्योर चुनावी। आप भी कह सकते हैं, देखिए राजनीति में हर व्यक्ति को ये प्रोडक्शन करने का अधिकार है कि मैं इतनी सीटें जीत रहा हूँ। इसके लिए ये अहंकार वगैरह तो ठीक है, ये चुनाव में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कहा जाता है। नहीं, पिछली बार के चुनाव को देखिए, जितनी सीटों का दावा उन्होंने किया उतनी सीटें लगभग उनकी आईं। कैसे आईं? आपने पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों में सारे राजनीतिक विश्लेषकों, पंडितों, समीक्षकों सबके आकलन देखे थे। 5 का 10 या 15 हो सकता है, 5 का 2.5 भी हो सकता है, लेकिन 5 का 50 तो नहीं हो सकता है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यह सीना ठोक के कह सकता था कि हमारी 160 सीटें आएंगी? तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे लोचा है, और उस लोचे को, माफ़ कीजिए, अपने 50 साल के अनुभव के आधार पर मैं खारिज नहीं कर सकता हूं। और कोई भी नेता अगर ये कहता है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जनता के विवेक पर संदेह कर रहा है। रविंद्र जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत अरुण दीक्षित जी से की थी, और अब समापन भी हम चाहते हैं अरुण जी की आखिरी टिप्पणी से करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी जो भी स्पेशल टिप्पणी हो। मैं वही कह रहा हूं कि जो बात सुधीर भाई ने कही, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश का इतिहास उठाइए। 75 साल हो गए हैं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को 400 के ज़्यादा सीटें मिली थी। इसके अलावा कभी कोई, अटल जी इतने लोकप्रिय थे, उसके बावजूद पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए और गठबंधन का युग उन्होंने शुरू किया। आज की परिस्थिति ये है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया हो, लेकिन कई सवाल उठे हैं ईवीएम पर जिसका जवाब नहीं दिया गया है। ईवीएम में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, पर यह मानने को जब कंप्यूटर का इस्तेमाल हो गया तो अपने आप हैक हो सकती है। तो जो बात सुधीर जी ने कही उसको, और आपके सवाल का जवाब कि 400 पार ये कोई दावा नहीं है। 400 पार की तैयारी ये है, शुद्ध रूप से ईवीएम का खेल होगा। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में 10 पोल सर्वे करने वाले 9 कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, तो एक ने धीरे से कहा था कि 160 से ऊपर आएंगी, सबने उसका मजाक बनाया। लेकिन उस एजेंसी ने भी मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिताया था, पर 163 आई। कहाँ से आई? मैं आज आपके सामने चैनल पर रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि मैंने उस आदमी की पूरी बातचीत सुनी है जो यहाँ ये काम हैकिंग का, ईवीएम हैकिंग का करता था। आज वो जिंदा है और वो अमेरिका में बैठा है। वो आज भी बात कर रहा है लोगों से, वो एक एक चीज़ बता रहा है। 100% ईवीएम हैक होती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है जिसके पास टेक्नोलॉजी हो। एक दूसरा, आज की परिस्थिति में 400 पार का नारा इसलिए और है कि हमारा केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग गूंगा बहरा अंधा हो चुका है।
उसे कोई चीज़ नहीं दिख रही है। अन्यथा जब सूरत का फैसला हुआ था, चुनाव आयोग को तत्काल रोकना चाहिए था कि नोटा का प्रावधान है, ये फैसला अभी नहीं हो सकता, ये 4 जून को ही रिजल्ट आएगा। उसने नहीं किया। खजुराहो की शिकायत उन्होंने की, भले ही मैं मानता हूं कि गड़बड़ थी, लेकिन खजुराहो में उन्होंने शिकायत की तो नहीं सुनी गई। तो चुनाव आयोग जब प्रधानमंत्री मुसलमान खजुराहो के मामले में एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, शिकायतकर्ता कौन होना चाहिए? जो आवेदक था, जिसने नामांकन भरा, उसी ने कह दिया कि मुझे शिकायत नहीं करनी है, तो फिर सुनवाई कैसे होगी? आप देखिए, दीप नारायण जो उनकी जो पत्नी थी मीरा यादव, उन्होंने विवेक तनखा जी ने तो याचिका तैयार कर ली थी कोर्ट में, पर उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मैं यही कह रहा इसका हूं। मतलब जो है कि बम यहाँ बिके थे और वो वहाँ बिके थे। वो पहले कह चुका हूं, लेकिन चुनाव आयोग अगर चाहता तो ये नहीं होता। चुनाव आयोग अगर चाहता तो इतनी आसानी से नहीं होता। और अभी भी चाहे खजुराहो हो और चाहे इंदौर हो, जो आपने कहा, इन दोनों इलाकों की जनता अगर तय कर ले तो वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को खजुराहो में तो मतदान हो चुका है, जनता ने तय कर लिया। वहाँ मत तकनीकी मुद्दों की आड़ लेकर आप निष्पक्ष निर्भीक चुनाव से लोगों को रोकने की अगर कोशिश करते हैं तो आप कहीं भी बैठे हैं, आप अपने दायित्व के साथ और नागरिकता के साथ और नागरिकों के साथ और संविधान के साथ छल करते हैं, ये मान के चलिए। तकनीकी मुद्दे इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े कि निष्पक्ष चुनाव होने का हमारा तकाजा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज ये बहुत 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 महत्वपूर्ण चर्चा सुनी है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चर्चा को आप केवल खुद ना रहें, इसे आगे बढ़ाएं। ये मध्य प्रदेश के ऐसे आप एसेट कह सकते हो, अरुण दीक्षित जी जैसे पत्रकार और सुधीर सक्सेना जैसे पत्रकार, जिनका मेरा तो सौभाग्य, हमारे चैनल का सौभाग्य है कि इन दोनों का सानिध्य हमें मिल रहा है, और ये अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दायित्व है कि इसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। हमने चर्चा की पत्रिका अखबार में जो छपा है आज डील, लेकिन आज अरुण दीक्षित जी ने एक कदम आगे बढ़ के कह दिया है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दलों ने अपने एक नई ब्रांच खोल ली है, और वो है खरीद बिक्री केंद्र। सुधीर सक्सेना जी ने उसको उपार्जन केंद्र कह दिया, नेता उपार्जन केंद्र। तो आप सोचिए कि देश की राजनीति अब किस दिशा में और किस तरफ जा रही है। हम कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी के बेतपे हुए नेता जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया है, यदि वे अपनी बात आज के संदर्भ में कहना चाहेंगे तो हम दर्शकों को उनके पास जाएंगे, और दर्शकों को वो भी सुनवाएंगे कि वो भी खुश नहीं है इस माहौल से। हमने पहले भी बात की और फिर कोशिश करेंगे कि वो हमारे चैनल पर आएँ और अपनी बात कहें। प्रयास हमारा जारी रहेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।